इस वीडियो में आपको विल्ली महाभारत का पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग गांधारी एंड कुंती एंड अदर जो पार्ट्स रह गया था पहला वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले वीडियो नहीं देख लिए हैं तो ऑलरेडी उसको देख लीजिए। VVPU MS M4 का प्लेलिस्ट में वो अटैच कर दिया गया है। ये वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर ले सकते हैं। तो आइए अब आगे का कहानी हम लोग जान। शांतनु एंड गंगा का कहानी के बारे हम लोग तो फर्स्ट पार्ट में जाने ही थे। अब आगे का गांधारी एंड कुंती के बारे अब जान लेते हैं। 7 सीयर्स थे। सीयर्स यानी आप साधु समझ सकते हैं। तो 7 साधु थे जिन्होंने 12 साल का तपस्या का एक वादा किया था, एक गांठ बांध लिया था। तो 12 साल वो लोग तपस्या करे और शिव शक्ति ने इन तपस्या के बारे में उनको पता चला था और वो ठान लिए थे कि ये इनका तपस्या को तोड़ के रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक ग्रेट ईगल का फॉर्म लिया और आकर के उन 4 महादेशों के ऊपर से उड़ करके फाइनली उन साधु का होली फायर के सामने आए। होली फायर इन द सेंस वो लोग एक त्रिशूल गाड़ करके होली फायर जला करके उसका सामने तपस्या में बैठे थे कि 12 साल तक ये होली फायर जलेगा। तो जैसे ही वो ग्रेट ईगल बन करके वो त्रिशूल को ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, बस त्रिशूल उनका शरीर में गड़ गया और वो ईगल वहीं पे मारा पड़ गया। अब जब 13 साल बाद साधु उठे तो उठ करके वो लोग देखे कि उनका होली फायर के सामने त्रिशूल में ईगल मरा पड़ा हुआ है। तो उन लोगों को थोड़ा खराब लगा कि ये दुनिया में कोई एक खराब चीज का संकेत है। तो उन्होंने फूल और पत्तों से उसको ढक दिया, आखिरी श्रद्धा ज्ञापन किया। और जैसे उन्होंने ऐसा किया तो उस मरे हुए ईगल का कंकाल से गांधारी नाम का एक खूबसूरत लड़की निकल के आई और उस डेड ईगल के फ्लैश एंड ब्लड से कुंती नाम का एक दूसरा सुंदर लड़की निकल करके आई। अब इन दोनों लड़की को आश्रम में ही पाल पोस करके बड़ा कर रहे थे साधु लोग। अब एक दिन क्या हुआ, ड्रिंकिंग वाटर लाने के लिए कुंती गई नदी में। ठीक है, अब उसको ड्रिंकिंग वाटर भी उसको भरना था और नहाना भी था। तो एक तो इतना खूबसूरत लड़की और ऊपर से हाफ ड्रेस्ड है, नेकेड है, हाफ नेकेड है, नहा रही है। तो ये देख करके सन गॉड से रहा नहीं गया, तो वो अपना रे कुंती का वूम में पेनिट्रेट कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो जाहिर सा बात है, एक सोशल शेम का बात है कि विदाउट हस्बैंड एक इलिसिट चाइल्ड हो जाना। तो कुंती ने क्या किया, गोकुलगढ़ नामक जगह में गया, उसमें मिट्टी में एक पिट खोदा और उसमें रख करके गया उस बच्चे को और सन गॉड और अर्थ गॉडेस दोनों से ही दुआ करके गया कि ये मैं अपने बच्चे को रख के जा रहा हूँ, हिफाजत इसका करना। और बच्चे से कह के गया तुम यहीं खुश रहना, सेफ रहना, और जब मुझे शत्रु का अटैक होगा तब मुझे बचाने के लिए आ जाना। फिर ये काम को अंजाम दे करके उसने नहा धो करके खुद प्योरीफाई होकर के गुरु का आश्रम में गया। अब गुरु ने सोचा कि दोनों ही जो लड़कियां हैं गांधारी कुंती दोनों ही अब मैरिजेबल एज में पहुंच गई है, तो उनको और आश्रम में रखना सेफ नहीं है, शादी ब्याह करा देना चाहिए। तो उन्होंने दोनों को ही वरदान दिया। कुंती को वरदान दिया कि उसका 5 संतान होगा और गांधारी को वरदान दिया कि उसका 78 संतान होगा। अब थोड़ा सा कुंती मायूस हो गई कि क्या बात है, गांधारी को इतना सारा संतान और मुझे सिर्फ 5 संतान। तो उसने कंप्लेन किया। तो तब गुरु ने बोला कि तुम एक काम करो, उधर एक काऊ डंग है, उसको जरा उठाओ तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ही कुंती जाकर एक काऊ डंग को उठाए, उसको दिखा कि ढेर सारा इंसेक्ट उसमें मतलब है, एक जगह पे एक्यूमुलेट होके है। लेकिन अचानक से एक शक्तिशाली स्कॉर्पियन आया और सारा को साफ कर दिया सिंगल हैंडेडली। तो साधु बताते हैं कि जैसे एक स्कॉर्पियन लाखों इंसेक्ट्स के सामने अकेला भारी पड़ता है, वैसे तुमको भी मैंने 5 स्कॉर्पियन जैसे शक्तिशाली बेटे दिए हैं। तुम चिंता नहीं करो, तुम ही भारी पड़ोगे। फिर एक दिन रात को कुंती का क्या होता, अच्छा, कुंती को शादी करा दिया जाता है पांडु से और गांधारी को शादी करा दिया जाता है धृतराष्ट्र से। पांडु और धृतराष्ट्र के बारे में तो आपको पता ही होगा, पिछला शांतनु एंड गंगा में ही दोनों का जिक्र हुआ था। पांडु को हस्तिनापुर का किंगडम मिला हुआ था और धृतराष्ट्र को धवलगढ़ का किंगडम मिला हुआ था। तो पैलेस ऑफ क्लाउड्स में रहने लगी कुंती। अब एक दिन ठीक जैसे गंगा का मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हुआ था रात में और अगला दिन वो रत्नाकर ओशन में गई थी रिचुअल्स राइट्स करने के लिए, ठीक सिमिलर तरीके से कुंती का भी रात में मेंस्ट्रुएशन हुआ और अगला दिन वो भी रत्नाकर ओशन में गई राइट्स एंड रिचुअल्स करने। जैसे ही रत्नाकर ओशन से वो नहा करके आ रही थी तो उसका खूबसूरती से यमराज पागल हो गए और वो अपना रे से कुंती को प्रेग्नेंट कर दिए और कुंती का उस प्रेगनेंसी से जो संतान निकल के आया उसका नाम हुआ धर्मराज। ऐसे ही करके कुंती का और भी गॉड्स के साथ यूनियन से कुछ कुछ और बेटे हुए, जैसे गॉड ऑफ फायर के साथ यूनियन से अर्जुन नामक पुत्र पैदा हुआ।
गॉड ऑफ विंड के साथ यूनियन से भीम पैदा हुआ। महादेव का तपस्या करके एज अ वरदान उसको सहदेव मिला और इंद्र का तपस्या करके एज अ वरदान उसको नकुल मिला। तो कुल मिला के उसका 5 संतान पंच पांडव हो गया। धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। इतना ही था ये वाला कहानी। नेक्स्ट कहानी आता है पांडु राजा का। एक दिन पांडु राजा अपने ड्रीम में उनको दिखता है आम्रा। हु इज आम्रा? द गॉड ऑफ हंटिंग। उनको ड्रीम में आते हैं आम्रा और बताते हैं कि तुम कल जाओ शिकार में, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो अगला दिन वो 13 मन वजन का धनुष और 12 मन वजन का तीर लेकर के जाते हैं बढ़िया से तामझाम करके शिकार में। लेकिन दिक्कत ये है कि उनको कुछ शिकार मिलता नहीं है, ना कोई हिरन मिलती है, ना कोई सुअर मिलता है, ना कोई और तरीके का प्रे मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और ऊपर से इतना ज़्यादा तेज़ धूप दोपहर का कि वो बेचारे क्लांत हो जाते हैं। वो जाते हैं खांडा लेक में, ठीक है, अपना प्यास भी बुझाने, और उसमें वो एक पिट खोद करके उसमें छुपे हुए रहते हैं कि कोई अगर शिकार आ जाए तो उसका शिकार करेंगे। अब होता क्या है कि वहीं पे एक साधु जो है 12 साल से तपस्या कर रहा होता है होली फायर को सामने रख करके। तो उस होली फायर को एक कपल ऑफ डियर, एक हिरन दंपति रक्षा कर रही थी 12 साल तक। और 12 साल तक क्योंकि वो लोग होली फायर को रक्षा कर रहे थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी मेंटेन किया था, यानी एक दूसरे के साथ वो लोग फिजिकल इंटीमेट नहीं हुए थे। अब जैसे ही साधु का तपस्या टूटा तो वो काफ़ी खुश हुआ उन हिरन का ये डेडिकेशन देख करके, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट किंगडम उनको एज अ गिफ्ट दे दिया गया। तो ये एक नंबर तो ये गिफ्ट मिलने का खुशी में, और प्लस 12 साल बाद फाइनली इस होली फायर को गार्ड करने का दायित्व से मुक्ति मिलके वो हिरन कपल काफ़ी खुश हो गए। दोनों ही गए खांडा लेक में पानी पिए और फिर वो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेट होने लगे। ठीक उसी वक्त पांडु ने निशाना साधा और उन लोगों को मार दिया। मरते वक्त जो हिरनी था उसने शाप दिया पांडु को कि 12 साल बाद हम लोग फिजिकल इंटीमेट हो रहे थे, इस वक्त तुमने हमको मार दिया, तो हम भी तुमको शाप देके जाते हैं कि तुम्हारा भी मौत शारीरिक मिलन करते हुए ही होगा। तो तब पांडु को थोड़ा मतलब अफसोस हुआ कि शायद ये हिरनी कोई नॉर्मल हिरनी नहीं है, शायद कोई साधु का वेश में है। अब तो मैंने बहुत गुनाह कर दिया, अब क्या होगा। तो वो मन मार करके जाता है शाम को, और फिर उसी शाप का अनुसार शारीरिक मिलन करते करते उसका मौत होता है। तो जो पंच पांडव रहते हैं वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि हमारे पिता अकाल में चल गए। लेकिन कुंती समझती है, कुंती बोलती है देखो बेटा, तुम लोगों के पिताजी अपने कर्म का वजह से ही गए हैं, तो अब इसमें अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। अपने पिता का जो अंत्येष्टि क्रिया है वो बढ़िया से संपन्न करो। तो वो लोग जाते हैं, पांडु को एकदम विथ ड्यू रिस्पेक्ट बरियल देते हैं, और गार्डन में ही, अपना गार्डन, रॉयल गार्डन में, और 12वां दिन में जो श्राद्ध शांति का काम होता है वो भी बढ़िया से ऑब्जर्व करते हैं। और अब क्या होता है कि पंच पांडव का राजत्व में चारों तरफ सिर्फ खुशहाली और धन ही फैल जाता है, क्योंकि उन लोगों को लिविंग गॉड्स का तकमा दिया जाता है, जब बाकी सब लोग जस्ट मेयर ह्यूमन बींग्स है, मॉर्टल्स, बट दे आर लिविंग गॉड्स बिकॉज दे आर बोर्न ऑफ यूनियन विद गॉड्स, नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए उनको लिविंग गॉड्स ऑन प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है। एक दिन वो लोग भी अपने पिता के जैसा 13 मन वजन का धनुष और 12 मन वजन का तीर लेके जाते हैं शिकार करने, और अपने पिता का ही जैसा उन लोगों को भी कोई शिकार नहीं मिलता है। कडाली फॉरेस्ट में वो लोग जाते हैं, लेकिन शिकार से भी बेहतर कुछ मिल जाता है। एक बहुत खूबसूरत लड़की अकेली सी वहाँ घूम रही होती है। तो पंच पांडव उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमको कभी यहाँ देखे नहीं है, कहाँ से आए हो। तो वो लड़की जवाब देती है, मैं बहुत दूर एक देश से आई हूँ और यहाँ घूम रही हूँ, उससे तुम लोगों का क्या क्या, मुझे अपने जैसा रहने दो। तब उस लड़की को, जिसका नाम द्रौपदी रहता है, उसको ऑफर देती है पंच पांडव कि तुम चलो हम लोग का घर का बहू बन करके और राज करोगे। तो द्रौपदी को लेकर के सब कोई वापस आते हैं, और उसके लिए अलग से एक 7 महला प्रसाद बना करके दे दिया जाता है, वहीं पे द्रौपदी रहती है। अब नेक्स्ट स्टोरी है कर्ण पांडव का। कर्ण का तो आप लोग जानते ही होंगे, ज्येष्ठ पांडव, ठीक है, कुंती का वही जो सन गॉड का प्रेगनेंसी की वजह से जो लड़का को कुंती मतलब विसर्जन करके आई थी, वही है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये दिल्ली महाभारत में क्या ट्रेडिशन है, क्या स्टोरी है कि एक माली था, वो ही कौरव वंश का मतलब कौरव डायनेस्टी के अंदर एक माली था जिसका नाम था दुबला माली, और उसका वाइफ मालिन जिसका नाम था मनसा मालिन। तो दुबला और मनसा ये दोनों एक माली दंपति थे, और इन दोनों काफ़ी गरीब थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि राजा महाशय दुर्योधन के पास जा करके कुछ फील्ड और कुछ मैन्योर और एक कुआं, इन तीनों चीज़ का मांग किया जाएगा।
तो माली जाता है पैलेस ऑफ क्लाउड्स में और दुर्योधन वहाँ बैठा रहता है। तो दुर्योधन को बताता है अपना रिक्वेस्ट, तो दुर्योधन ग्रांट कर देते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम एक फील्ड भी ले लो, एक वेल भी ले लो, और कॉमन विलेज ग्राउंड में ढेर सारा फर्टाइल मैन्योर पड़ा है, उसमें से तुम अपना हिसाब से ले लो और अपना काम करो। तब काफ़ी खुश हो जाता है माली, आता है और मनसा को भी एक खुशखबरी देता है। तब दोनों मिल करके बहुत खुशी मनाते हैं और मनसा 32 टाइप का डिश बनाती है डिनर में, सब मिलके खाते हैं। और दुबला जो है वो काठियावाड़ से एक वाटर व्हील का इंतज़ाम करता है, जिससे वो अपना जो भी एग्रीकल्चर करेगा, चाषबास करेगा, उसमें वाटर का कोई कमी ना रहे, वाटर चैनलाइज होता रहे। और कुनबी पेटल का वहाँ से एक कार्ट वो हायर करता है। क्यों? क्योंकि कॉमन विलेज जो लैंड है वहाँ से मैन्योर उसको उठा के लाना है ना, अपना फर्टिलाइज ग्राउंड में मैन्योर करने के लिए। तो वो कार्ट हायर करता है और चल जाता है कॉमन विलेज ग्राउंड में, बढ़िया से मन भर के मैन्योर उसमें लोड करता है। और जो दुबला माली है वो अपना कार्ट लेकर के चल आता है। और मनसा जो है वो वहाँ थोड़ा देर और रहती है कि जो कुछ मैन्योर बचा कुछ आसार है उसको भी बढ़िया से स्वीपिंग करके इकट्ठा कर ले, कुछ पड़ा नहीं रह जाए। जब वो स्वीपिंग करती है तब वो डिस्कवर करती है एक बड़ा सा स्टोन स्लैब। वो स्टोन स्लैब जब वो हटाती है तो उसको वहीं पिट मिलता है जो कुंती खोद करके उसमें अपना बच्चा को गाड़ के गई थी। कर्ण उसको मिलता है, एकदम छोटा सा बच्चा अपना पैर का उंगली चाटता हुआ। तब वो लोग लेके आते हैं और दुबला और मनसा दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इतना दिन तो हम लोगों को ईश्वर ने कोई संतान नहीं दिया, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी दोनों दंपति थे, लेकिन इस ओल्ड एज में भी उनका कृपा हुआ है, तो चलो इस संतान को हम लोग अपने ही संतान जैसा प्यार से पालेंगे। तो वहीं कर्ण को वो लोग पाल पोस करके बड़ा करते हैं। अब एक दिन कर्ण जब बड़ा हो जाता है तो वो एक वाइट बुल को लेकर के और वाटर व्हील को लेकर के जाता है अपना खेत में पानी वानी देने, वाटर व्हील चलाने। अब उस वक्त क्या होता है कि किंगडम का यानी पैलेस ऑफ क्लाउड्स कौरव किंगडम का एक एलिफेंट आता है और वाटर व्हील से जितना भी वाटर निकल रहा था खेत में जाने के लिए सारा पानी पी जाता है। अब कर्ण को बहुत गुस्सा आता है। वो जो मतलब माहूत है, हाथी का साथ जो आया है, उसको बोलता है देखो अपना हाथी को यहाँ से लेकर के जाओ, मेरा खेत का सारा पानी वो पी जा रहा है। तब कर्ण को बहुत गुस्सा आता है, वो जा करके हाथी का सर में अपना मुष्टि से एक बढ़िया से आघात करता है और सीधा उसको दो टुकड़े हो जाते हैं। एलिफेंट का जो बॉडी है वो कर्ण का कुएं में जाके गिरता है और एलिफेंट का जो सर है वो जा करके सागर में जाके, ओशन में जाके गिर जाता है। अब ये देख करके बाहु थर थर कांपता है और दौड़ के जाता है कौरवों के पास दुर्योधन का राजप्रसाद में और बोलता है कि देखिए बहुत एक खतरनाक बच्चे से मैं मिल करके आ रहा हूँ जो कि हम लोगों का हाथी को एक फाइट में दो टुकड़ा कर दिया। तब मतलब सब कौरव लोग बोलते हैं कि तुम्हारा क्या दिमाग आउट हो गया है, कोई पागल हो, हम लोगों का वो हाथी कोई नॉर्मल हाथी नहीं है, उसको 25 मन का लोहे का रड से भी मार मार के उसको यहाँ से वहाँ नहीं हिलाया जा सकता। तुम बोल रहे हो कि एक लड़का, वो कौन लड़का है, वो कौन ऐसा मतलब जिन्नात आ गया कि वो एक फाइट में हाथी को सिर उड़ा दिया। तो वो बोल रहा यही हम लोग का जो माली है ना दुबला, उसका बेटा। तब सब लोग हंसने लगते हैं, बोले पगला होगा कि उसका उतने से छोटा बेटा उसमें इतना ताकत आएगा। तो नाहुद बोलता है ठीक है, मेरा बात विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, चलिए लेकर के आपको सामने दिखा देंगे, अभी भी हाथी का जो बॉडी है उसका वेल में गिरा हुआ है। तब वो लोग एक आर्मी लेकर के जाते हैं, ठीक है, पूरा कौरव सेना लेकर के जाता है हाथी का एवेंज करने के लिए कि किसका इतना जुर्रत हुआ कि कौरव राजवंश का हाथी को मार गिराने का विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द किंग्स। तब पूरा सैन्य जाकर के मार्च करता है और जैसे ही वो लोग देखते हैं कर्ण को, तो कर्ण बोलते हैं कि वो बिल्कुल डरता नहीं है, हालांकि छोटा है लेकिन जरा से भी नहीं डरता। बोलता है हाँ तो मैंने हाथी को मारा है, मैंने बार बार बता रहा था माहूत को कि हाथी को लेके जाओ, वो मेरा मेहनत का खेत का पानी पी रहा था, नहीं सुना तो मैंने मार दिया। और तुम लोग उसका अगर मतलब एवेंज करने आए हो तो मैं अभी तुम लोग को वार्निंग दे रहा हूँ, भागना है तो भाग जाओ, नहीं तुम मुझे मेरे हाथ में पड़ोगे ना तो कूट दिए जाओगे। तो तब वो उसके बाद जाहिर सा बात है कौरव सेना उसका बात को हल्के में लेता है। तो कर्ण निकालता है अपना धनुष और तीर और तान करके तीर छोड़ देता है। अब ये लोग को समझ में आता है धनुष देख करके कि ये कोई आम धनुष नहीं है, ये पांडव का महाशक्तिशाली धनुष है और ये लड़का भी कोई माली का बेटा नहीं है, यह भी जरूर पांडवों में से ही कोई होगा। तो ये समझ करके वो लोग वहां से भाग आते हैं और दुर्योधन को आके सारा डिटेल्स दे देते हैं। तब दुर्योधन समझता है कि इतना शक्तिशाली एक लड़का को हाथ से जाने देना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उसको कमांडर इन चीफ बना देता है, सेनाधिपति बना देता है और धवलगर का किंगडम उसको दे देता, अच्छा सॉरी धवलगर का नहीं, गोकुलगढ़ का किंगडम उसको दे दिया जाता है। फिर जो
माली और मालिन है, यानी उसका पालक माता पिता, वो भी समझते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है। तो वो लोग भी उसके सामने माफ़ी मांगते हैं कि अगर उनसे कोई पाल पोसने में कोई भूल चूक हो गया। और जो वहाँ के आदमी आदिवासियाँ रहते हैं वो भी उससे काफ़ी खुश हो जाते हैं उसके वीरता से, और उसको खुश होकर के किरण कुंवर का नामकरण करते हैं। तो ये चल गया कर्ण पांडव का कहानी। अब आखिरी जो कहानी है दैट इज द्रौपदी एंड वासुकी। एक दिन क्या होता है कि पैलेस ऑफ क्लाउड्स में रहती है द्रौपदी एकदम ठाट बाट से। एक दिन दोपहर में वो सो रही थी और उसका जो गोल्डन बाल है वो उसको कोम कर रहे थे जो मेड सर्वेंट्स है। अब कोम करने का दौरान एक गोल्डन बाल टूट करके गिर जाता है वो लोग से। अब वो लोग थर थर कांपने लगते हैं कि अगर बाई चांस द्रौपदी को ये पता चला या कोई राजाओं में से किसी को, पांडव में से ये पता चला, तो इसका तो बहुत कड़ा सजा वो लोग को मिलेगा। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, हो सकता है कि मृत्युदंड भी मिल जाए। तो ये लोग जल्दी से पैलेस का विंडो में उसको बांध के रखते हैं कि किसी का पता ना चले। लेकिन हवा चलता है और वो जो लॉक ऑफ सिंगल लॉक ऑफ गोल्डन हेयर है वो पैलेस विंडो से निकल करके आ जाता है ज़मीन में, यानी मिट्टी में। अब मिट्टी यानी धरती माता उसका बोझ सहन नहीं कर पाती वो एक गोल्डन बाल का, तो वो धरती फाड़ करके अंदर पाताल लोक में चल जाता है और जा करके गिरता है सीधा पाताल लोक का अधिपति वासुकी राज का सीने में। वासुकी जी 12 साल के लिए एक तरीके के प्रायश्चित योग निद्रा में मग्न थे। ठीक है, उनका चारों तरफ उनका बीवियाँ जो थी उनको पंखा कर रही थी। अब जैसे ही वो गोल्डन बाल आकर के वासुकी का चेस्ट में गिरता है, उसका भार से वासुकी का योग निद्रा टूट जाता है। वो उठ करके देखती है ये गोल्डन बाल, तो देख के ही उनको समझ में आता है कि ये नॉर्मल लड़की का नहीं है, ये ज़रूर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन है जो कि मर्त देश में, जो पृथ्वी लोक में है। वो संगे संग उठ करके चल जाता है कि इस लड़की को तो मुझे ढूंढना है। उसका जो बीवी लोग है वो उनको मना करती है कि वासुकी जी आप नहीं जाइए, हम लोग अभी अब इतने साल बाद उठे हैं, हम लोग आपको बेड में खुश रखेंगे 12 साल के लिए, और जितना मज़ा करना है हम लोग यहाँ करेंगे, लेकिन आप मर्द लोक में नहीं जाइए, दूसरा लड़की से अली और मत होइए। तो वासुकी लोग का आश्वासन देता है, ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस एक बार जाऊँगा, मिल करके चलाऊँगा, तुम लोग घबराओ नहीं। तो वासुकी अपना घोड़ा निकालता है, एकदम हवा के गतिवेग में दौड़ने वाला घोड़ा, और पाताल लोक से सीधा मर्त लोक में जाकर के ढूंढता है कि कहाँ है वो गोल्डन बाल वाला लड़की। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार थक हार के वो हस्तिनापुर का सामने आता है, और वहाँ उसको कुछ अंदर से इंट्यूशंस आता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पे वो गोल्डन बाल वाली लड़की रहती है। वो वासुकी तब घोड़े को बाहर गार्डन में बांध करके उसको घास वास कुछ दे करके एक व्हिप, एक स्पेशल व्हिप अपने साथ छुपा करके लेके वो चलता है। जैसे ही वो पैलेस ऑफ क्लाउड्स में पहुंचता है और उसको एक ग्लिम्स, एक झलक दिखता है द्रौपदी का, जो कि झूले में झूल रही और सनलाइट में उसका गोल्डन बाल और भी गोल्डन हो रहा, तो उसको पता चल जाता है यही वो लड़की है, इसी का खोज में हम आए थे। तो जल्दी जल्दी पैलेस ऑफ क्लाउड्स का मतलब स्टेप्स चढ़ के वो क्वींस क्वार्टर के अंदर आती है। हालांकि मेड सर्वेंट्स उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनता है। वो जल्दी से आ जाता है द्रौपदी का पास और आकर के अपना व्हिप से उसका कमर में मारता है और द्रौपदी गिर जाती है। द्रौपदी के ऊपर वो भी गिर जाता है। तो द्रौपदी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती है क्या पागल हो गए हो, तुमको कोई अंदाजा भी है तुम किसका स्त्री के साथ ये कर रहे हो, मैं इस पूरा महल की रानी हूँ, आने दो महाराज को, फिर तुमको सबक सिखाएंगे। तो वासुकी बोलता है हाँ तो आने को, हम डरते थोड़ी हैं। तो फिर वासुकी उल्टा द्रौपदी को डरा के बोल के देखो, अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे लिए जल्दी से जो है गर्म पानी कर दो, मैं नहाऊंगा, और मेरे लिए खाना बढ़िया से बनाओ। तो अब थोड़ा सा डर जाता है उसका तेवर देख के द्रौपदी, तो सोचता है क्या पता उसका मतलब हस्बैंड भी कोई नहीं है, क्या पता ये आदमी क्या करे कि सर फिरा है। तो जल्दी से वो हॉट बात प्रिपेयर कर देती है, वासुकी नहा लेता है, उसके लिए बढ़िया से खाना वाना भी बना देती है, खाना खा लेता है। और फिर वो द्रौपदी बोलता है कि ठीक है बहुत ठाट बाट हो लिया ना, रुको अर्जुन को आने दो, फिर वो ही तुमको सबक सिखाएगा। अब कोर्ट का टाइम खत्म होता है, रात सभा समाप्त होता है, अर्जुन घर में आता है। घर में आके देखते हैं कि उसका बीवी के साथ कोई और पर पुरुष जो है वो डोमिनेट कर रहा। बस अर्जुन का दिमाग गर्म हो जाता है। अर्जुन और वासुकी में लग जाता है भयंकर सा डुएल। दोनों मिलकर के पृथ्वी में, पाताल में, स्वर्ग में, तीनों जगह जाकर के घमासान युद्ध करते हैं, और आखिर में वासुकी डोमिनेट कर लेता है अर्जुन को और उसको मार गिराता है। मतलब फेटली नहीं, जान से नहीं मारता, मतलब पराजित कर देता है। फिर उसको अब अर्जुन का ही बेडरूम का सामने अर्जुन को टांग, मतलब उल्टा लटका के टांग देता है, किससे, अपना मुष्ट से, अपना मूछ का एक बाल निकाल करके उससे सूता की तरह, रोप की तरह टांग करके अर्जुन को सामने रख देता है। और उसी के आंखों का सामने द्रौपदी के साथ वो फिजिकली इंटीमेट होता है, और पूरा रात बस अर्जुन देखता रहता है बेसहारा का जैसे। अब जैसे ही रात खत्म होकर सुबह भोर होने वाला रहता है, तब वासुकी द्रौपदी को बोल के जाता है
कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड को रिलीज़ करके चाहता हूँ और ऐसे ही मैं डेली आता रहूँगा, डेली शाम को आता रहूँगा, हम लोग खाएंगे पिएंगे मस्ती मजाक करेंगे एक साथ और फिर भोर को मैं जाऊँगा और मुझे जो मारने वाला है वो अभी तक पैदा हुआ नहीं है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। ये कह करके वासुकी चल जाता है और जाते वक्त जो अपना मूंछ का सूता जिससे अर्जुन को टांग के रखा था वो काट करके जाता है, तो अर्जुन धड़ाम से गिर जाता है। जल्दी से द्रौपदी आकर के उसको सेवा शुश्रूषा करती है, उसको खाना खिलाती है, उसको नहलाती है। तब अर्जुन बोलता है कि देखो रानी, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ शायद मज़ेदार हो लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये ऐसे डेली डेली ह्यूमिलिएट होना, एक तो अपने आंखों के सामने अपनी बीवी को किसी और के साथ सोते हुए देखना और प्लस मतलब ये उसका मुश्तस से वो तो बहुत सख्त है, तो ऐसे तुम्हारा हड्डी पसली एक चूर चूर हो जाएगा। कुछ एक केस का तरकीब निकालो, कुछ उसको मारने का प्लानिंग करो। तो द्रौपदी बोला ठीक है तुम टेंशन नहीं करो, हम देख रहे क्या किया जा सकता है। अगला दिन जब दोबारा से आता है वासुकी, अच्छा वासुकी जब नीचे पाताल लोक में गया तो उसका बीवी लोग ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी, तरह तरह के भोजन व्यंजन वो लोग भी बनाए थे, लेकिन वासुकी कंप्लेन करने लगा कि कैसे बनाए हो, एक तो कंकड़ निकाल रहा, बोल रहा किसी में मिर्चा ज़्यादा दे दिए हो। तब वो लोग समझते हैं हाँ अभी तो दूसरे औरत का हाथ का खाना मन में लग गया है ना, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा। अगला दिन वासुकी फिर से निकलता है घोड़ा लेकर के, तो उसका बीवी बार बार मना करती है कि दूसरा वुमेन का बेड कभी भी अल्टीमेटली अच्छा नहीं होता, ये आपका विनाश लेकर के आएगा। लेकिन वासुकी सुनने वाला है, वो एक बार उसको लत लग गया है, वो सुनेगा नहीं सुनेगा, चल आता है। अब जैसे ही द्रौपदी का पास वो आती है, मतलब वासुकी आता है, तब द्रौपदी बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, मैंने एक गर्म पानी तैयार कर रखा है, नहा लीजिए। और जैसे ही नहा करके वो पास आता है तो वो द्रौपदी रोने लगती है। वासुकी को चरम गुस्सा आ जाता है, बोला कि इतना हिम्मत, तुम रो क्यों रहे हो, किसने तुम्हारा आंसू गिराया, मुझे एक बार बताओ, उसको काट के दो टुकड़ा कर दूंगा। तब द्रौपदी रो करके बोलती है मैं आप ही की वजह से रो रही हूँ, जब से आप गए हैं तब से ना मेरे नींद है ना मेरे चैन है, सिर्फ आप ही का बारे में सोच रहे हो, आपसे मुझे ट्रू लव हो गया है। लेकिन मुझे डर लगता है कि पांडव का जो रूल है ना वो बहुत क्रूएल रूल है, वे लोग आपको मार देंगे, फिर मेरा क्या होगा। ये सब नाटक करके उसको फुसलाने का कोशिश करती है। तो वासुकी बोलते हैं अरे मेरे रानी तुम काहे चिंता करते हो, पांडव का उतना हिम्मत है ही नहीं कि वो लोग हमसे लड़ सके या वो लोग हमसे जीत सके, पांडव को लेकर मैं चिंतित हूँ ही नहीं। लेकिन हाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो जिससे मैं क्या करता हूँ, जिससे मैं थोड़ा डरता हूँ, वो कौन है, वो है कर्ण। अब दोनों मिलकर के फिर से फिजिकल इंटीमेट हुए और इसी चक्कर में द्रौपदी ने उसका मर्डर का सीक्रेट, कैसे उसका मौत होगा, ये उससे निकाल लिया और फिर जाकर के अर्जुन को बाद में बता दिया। बस यहीं तक में कहानी जो है वो खत्म हो जाता है। तो इतना ही था बिल्ली महाभारत में पूरा कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।